नमस्कार साथियों, बुंदेली हलचल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने ही शहर के दो युवाओं के बीच में कि वो एक युवा अपने शहर में किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है, कैसे एक सार्थक पत्रकारिता कर सकता है, और भी ऐसे कई सवाल जवाब होंगे जिसकी जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ अपने टीम के व्योम श्रीवास्तव को। तो मैं व्योम श्रीवास्तव जी से कहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जो आज हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं अभिनव मुक्टी, इनसे आज की चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है अभिनव जी से। अभिनव जी, शहर विकास में आज युवा क्या योगदान दे सकते हैं? जैसे कि आपने सागर शहर की बात की, सागर शहर में विकास के लिए काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी ज़रूरतें भी हैं। सागर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है और सागर शहर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन केवल बात करें कि पिंपलापुरी मार्ग को सुंदर बनाने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। सागर के कोने कोने तक विकास पहुंचना चाहिए। केवल कागज़ पे विकास हो या फिर फ़ोटोशॉप से विकास हो तो उसे विकास नहीं कहा जा सकता। फ़ोटोशॉप से विकास को आप सोशल मीडिया पर तो दिखा सकते हैं, लेकिन धरातल पर वो कोई काम नहीं करता। जैसे कि कई ऐसे कार्य हैं जो होने चाहिए और जिसको युवा वर्ग ला भी सकता है। जैसे कि सागर की सफाई की बात है तो सागर में सफाई की काफ़ी ज़रूरत है। सागर स्वच्छता नंबर 1 बनेगा, इसके फ्लैक्स लगाने से साफ़ नहीं होगा। जैसे कि कई ऐसे संगठन रहे जिन्होंने इसके लिए काम भी किया सागर की सफाई के लिए, और ये बात सामने भी लाई कि सागर साफ़ नहीं है, जिसे साफ़ किया जा सकता है या फिर उसमें काफ़ी ज़रूरत है साफ़ करने की। इसके अलावा सागर में कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि मवेशियों की समस्या। सागर में सड़कों पर मवेशी काफ़ी देखे जा सकते हैं, जिस पर शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। तीसरी बात है कि यहाँ पर सबसे अहम बात है कि सागर शहर के बीच शहर में कई ऐसे स्थान देखे जा सकते हैं जहाँ पर शराब खाने, मदिरालय देखे जा सकते हैं। तो युवा वर्ग के लिए शराब पीने के स्थान ओपनली अवेलेबल हैं और वो वहाँ जा सकते हैं। तो आप स्मार्ट किस तरीके से सागर को कह रहे हैं? शराब खाने की उपलब्धता के लिए या फिर शिक्षा के लिए? अब बात करें युवा वर्ग की तो सागर का जो हृदय कहलाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तो इसमें काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी ज़रूरतें हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जा सके, या फिर सागर के जो छात्र हैं उसको वहाँ पे कैसे लाया जा सके और उन्हें वहाँ पे केवल अध्ययन नहीं रोजगार भी दिलाया जा सके। तो सागर के आसपास कहीं भी रोजगार सेक्टर नहीं है, सागर में रोजगार की संभावना नहीं है। सागर का छात्र कहीं ना कहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर पलायन कर रहा है शिक्षा के लिए और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए। तो ये सागर की सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार की, और नेता से लेकर के प्रशासन तक किसी भी तरीके से सागर में रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रहा है, ये सत्य है। अब बात करें, आपने जो प्रश्न कहा कि युवा वर्ग इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, तो मैं सागर के युवाओं से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के भरोसे ना बैठे। सरकार स्वयं पेट्रोल, डीजल और शराब के भरोसे बैठी है। उन्हीं के टैक्सों से उनका खर्चा चल रहा है, तो वो तो आपको रोज़गार देने से रही। आपको स्वयं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना होगा। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आत्मनिर्भर बनना होगा। वो चाहे छोटे से छोटा रोजगार हो या फिर कोई बड़ा कार्य। जैसे कि सागर ही क्षेत्र में आकाश चौरसिया का नाम काफ़ी चर्चित है कि उन्होंने एक नई पहल की और नया काम प्रारंभ किया, तो जो कहीं ना कहीं सागर क्षेत्र के लिए नया था लेकिन सराहनीय था। ऐसा ही कुछ कार्य सागर में किया जा सकता है। सागर के आसपास चनौआ क्षेत्र में टमाटर की खेती काफ़ी की जाती है, लेकिन सागर क्षेत्र में कहीं भी सॉस बनाने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप प्रारंभ किए जा सकते हैं सागर क्षेत्र में। वर्मी कंपोस्ट निर्मित करने में कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप करके शासन प्रशासन के भरोसे ना बैठ के स्वयं का काम कर सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही पत्रकारिता क्षेत्र में भी सागर के युवा हाथ आजमा सकते हैं और अपना इसको रोजगार का जरिया बना सकते हैं। केवल आप सरकार के भरोसे बैठे हैं कि सरकार ही आपको रोजगार देगी, तो आप हमेशा बेरोजगार ही रहेंगे। जी, आपसे एक क्वेश्चन और है मेरा। प्रदेश की पत्रकारिता के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे कि वर्तमान दौर में पत्रकारिता प्रदेश की जो है वो कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि वो
जनसंपर्क के भरोसे बैठी है। यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सत्य है कि जनसंपर्क में जब सरकारी न्यूज़ें आएंगी तब ही समाचार आएंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है उसके लिए ना तो क्षेत्र के पत्रकार कोई भी ध्यान देते हैं और ना ही उनकी इच्छा है, क्योंकि उनका मतलब घर बैठे काम सिद्ध हो जाता है। कलेक्ट्रेट में बैठ के 4 न्यूज़ें मिल जाती हैं और वो काम वहीं से हो जाता है, पूर्ण हो जाता है कि कलेक्ट्रेट में भी 4 समाचार तो आप कलेक्ट्रेट में बैठिए, शासकीय अस्पताल में बैठिए या फिर किसी भी शासकीय संस्थान में बैठिए, थाने में बैठिए, तो वहाँ से समाचार मिल जाते हैं। लेकिन आपको हकीकत, जो पत्रकारिता की हकीकत है, न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़ जिसे अपन कहते हैं, तो वो मिलती है आपको समाचार धरातल पर। तो वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर शौचालय जो निर्मित किए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर नहीं बने हैं, या फिर बने हैं तो वो उपयोग करने लायक नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास ऐसे कई हैं जो आवास, तो किसी का आवास इस एंगल से फ़ोटो खींच के बनाया गया है तो किसी के दूसरे एंगल से फ़ोटो खींच के डाल दिए, यानी कि एक ही आवास को 4 एंगल से फ़ोटो डाल के पूर्ण कर दिए गए हैं। ऐसी कई हकीकतें आपको पंचायत लेवल पे मिलेंगी जो कि मध्य प्रदेश की हकीकत है, लेकिन इसकी ओर पत्रकार ध्यान नहीं देते, और देते हैं तो वो बात वहीं पंचायत लेवल पे ही ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सबसे अभी वर्तमान दौर का सबसे अहम उपचुनाव। जी। उपचुनाव की हकीकत जानने के लिए पत्रकार या तो एक वर्ग में है या दूसरे वर्ग में, लेकिन इस वर्ग में कोई नहीं है कि जनता को क्या फ़ायदा होगा। वो मध्य प्रदेश का कोई भी पत्रकार हो, इस ओर ध्यान आकर्षित उन्हें करना चाहिए कि चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, युवाओं को रोजगार मिलेगा कि नहीं, किसानों को मुआवजा मिलेगा कि नहीं, इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में क्या होगा, मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा, इन एजेंडों पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ यही या तो कमल या कमलनाथ, और कोई बात नहीं करते। और जिसकी बहुत ज़रूरत है कि पत्रकारिता विकास की हो, ना कि धर्म की या फिर पार्टीगत। जी। अभिनव जी, आपसे एक सवाल और है मेरा। जो आज का जो युवा है, जो बेरोज़गार है, वो जैसे सोशल मीडिया से आप अवगत हैं उस चीज़ से, तो फेक न्यूज़ के दुष्प्रभाव क्या हैं जी? फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया की जैसे आपने चर्चा की, तो फेक न्यूज़ और पहले हर सिक्के के 2 पहलू हैं। सोशल मीडिया का सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक भी पहलू है। तो जैसे कि आपने फेक न्यूज़ की बात की, तो फेक न्यूज़ एक ऐसी समस्या है जिसे जानना छात्रों को या आज के युवाओं को काफ़ी आवश्यक है। जी। जैसे कि अब आप फेक न्यूज़ की ओर बात करें तो ये फेक न्यूज़ समाचार चैनल से लेकर के राजनीतिक पार्टियों के IT सेल तक सभी फैलाते हैं। आपको एक उदाहरण छोटा सा देते हैं कि आपने भी देखा होगा और हर भारतीय ने वो वीडियो देखा होगा जो कि राहुल गांधी का चर्चित हुआ था, यहाँ से आप आलू डालिए, वहाँ से सोना निकालिए। लेकिन उस वीडियो को पूर्ण देखने की जहमत शायद ही 10% भारतीयों ने भी निकाली हो कि उसकी हकीकत क्या थी, कि वो कौन सा उदाहरण दे रहे थे और क्या दिखाना चाह रहे थे। इससे अभी वर्तमान दौर में आपके चैनल ने भी एक बात बहुत अच्छी उजागर की थी सागर की मस्जिद के विषय में, जिसमें IT सेल ने काफ़ी फेक न्यूज़ उड़ा दी कि ये मुंबई में स्थित है, जबकि ये सागर की मस्जिद का दृश्य था। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिससे बातें फैल जाती हैं। ऐसे ही जब जमातियों की बात आई थी सामने, तो जमातियों के समय पे भी एक काफ़ी चर्चित बात हुई थी कि एक व्यक्ति नाली से फल उठा रहा है और उसके बाद उस फल को बेच रहा है। या फिर एक और बात आई थी कि आदमी, मुस्लिम व्यक्ति उस फल को माने पहले थूक लगा रहा है और उसके बाद उसको विक्रय कर रहा है, जो कि पहले का था, जो वर्ष 2 से 3 वर्ष पुराना था, जिसको कई चैनलों ने बाद में बतलाया, लेकिन उससे पहले वो पहले दिखा चुके थे। तो लोगों के माइंडसेट में पहले वो बात आ चुकी थी और उसके बाद उसको हटाया भी गया। लेकिन ये सत्य था कि फेक न्यूज़ से प्रभाव तो पड़ता है और कहीं ना कहीं लोगों की विचारधारा में, लोगों के उस समय के माइंडसेट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, जिससे आज के युवाओं को ध्यान देना होगा कि आप आंख बंद करके किसी भी समाचार को पोस्ट नहीं कर सकते या शेयर नहीं कर सकते। आपको इसको चेक करना पड़ेगा, वो चाहे चर्चित चैनल पोस्ट कर रहा हो, चर्चित व्यक्ति पोस्ट कर रहा हो या कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन आपको अपने स्वबुद्धि से आपको ये देखना होगा कि ये व्यक्ति जो बात कह रहे हैं ये सही है या गलत है। जी। अभिनव जी, आपसे मेरा एक सवाल और है। आज का जो बेरोजगार युवा है वो नेताओं से क्या अपेक्षा करता है?
मेरा आपके प्रश्न का मैंने पहले भी इस बात का कहा और अब भी कह रहा हूँ कि नेताओं से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपेक्षा लायक ही नहीं है। क्योंकि इस बात में आप नेताओं से अगर किसी भी बात की सोच रहे हैं कि वो इस लायक हैं, तो आप अपने ही काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं कि आप उनसे उम्मीद रख रहे हैं। अगर आप सोचें कि नेतागण हमें वो प्रदान कर सकते हैं, रोज़गार प्रदान कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले उनको रोज़गार मिल चुका होता। आज वो उस काबिल, उस लायक नहीं है, उसी लिए वो वहाँ पे हैं। लेकिन मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आपको रोज़गार मिल सके, जिससे आप नेताओं के भरोसे ना बैठें। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अब्दुल कलाम से लेके आपके देश में धीरू भाई अंबानी तक और शाहरुख खान से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक, ये सभी वो लोग हैं जो अपनी काबिलियत से उस दौर पे पहुँचे हैं, उस जगह पर पहुँचे, किसी की पगडंडी लेकर नहीं पहुँचे। अगर वो भी नेताओं के भरोसे अगर बैठ जाते तो रिलायंस, मिसाइल मैन या मास्टर ब्लास्टर या किंग खान जैसे शब्द हम नहीं सुन पाते, या हमारे बीच में ये नहीं मौजूद होते। तो कहीं ना कहीं नेताओं के भरोसे ना बैठकर स्वयं कुछ ना कुछ करना होगा। जी अभिनव जी, मेरा आपसे एक सवाल और है लास्ट, कि क्या कारण है कि बुंदेलखंड के पिछड़ेपन में वर्तमान सिस्टम का? तो वर्तमान जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को आप पिछड़ा नहीं कह सकते हैं। हर जगह अपने आप में यूनिक होती है, हटके होती है। इंदौर का चाल चलन अलग है, हमारे बुंदेलखंड का चाल चलन अलग है, तरीका अलग हो सकता है। पिछड़ा नहीं है, लेकिन अपने तरीके में अपना बुंदेलखंड अपने आप में यूनिक है, उसे हम किसी से पीछे नहीं कह सकते। अमेरिका अपनी ओर आगे बढ़ रहा है, बुंदेलखंड अपनी भाषा में है। अब आप हिप हॉप को बुंदेली राई से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप में यूनिक है। बुंदेली कला अपने आप में विकसित है। तो मेरे ख्याल से बुंदेलखंड किसी भी तरीके, हाँ, रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में थोड़ा पीछे हो सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का या कहें राजनेताओं का काफ़ी हाथ है, जिन्होंने इस ओर ना तो ध्यान दिया और ना ही कहें तो उनकी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अपना काम बनता तो जनता से क्या लेना देना। इस तरीके की विचारधारा हमारे नेताओं की है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, लेकिन उनकी विचारधारा बुंदेलखंड के विकास के लिए नहीं है, सागर क्षेत्र के विकास के लिए नहीं है, स्वयं के विकास की है। और मेरे ख्याल से इसीलिए बुंदेलखंड शिक्षा और रोजगार के मामले में पीछे, बाकी अन्यथा और किसी भी मामले में हमारा बुंदेलखंड किसी भी मामले में पीछे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी आपका।